गुड मॉर्निंग। मैंने पहले सोचा था कि आपका जो पढ़ाई हो चुकी है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे, लेकिन फिर अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि एक बार एक एक पाठ बचा हुआ है तो उसको पढ़ ही लेते हैं। फिर जब परीक्षा वगैरह की तारीखें आएंगी अगले एग्ज़ाम्स की, तो फिर हम लोग रिवीजन शुरू कर देंगे। तब तक हम लोग क्षितिज का एक पाठ जो बचा हुआ है सो, और कृतिका का, क्षितिज में गद्य और पद्य से एक एक पाठ और कृतिका का एक पाठ, ये हम लोग तब तक पढ़ लेते हैं। फिर दोबारा परीक्षा के सिलेबस के हिसाब से हम लोग उतना रिवाइज कर लेंगे। तो आज हम लोग करेंगे हरिशंकर परसाई। इनकी एक रचना है, व्यंग्य रचना, प्रेमचंद के फटे जूते। तो सबसे पहले हम लोग हरिशंकर परसाई जी के बारे में जानेंगे। बीच में मैंने बात की थी उनके पुण्यतिथि पर, तो उनकी एक रचना है आपकी किताब में, तो उसको आज हम लोग पढ़ लेते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश में हुआ था, होशंगाबाद ज़िले में। गांव का नाम था जमानी। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया और कुछ दिनों तक अध्यापन यानी पढ़ाने का काम किया। 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे, ये लिखना शुरू किया इन्होंने। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया, 10 अगस्त को। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। व्यंग्य की विधा को एक नई ऊंचाई तक इन्होंने पहुंचाया, उसको इतना रुचिकर बनाया कि लोगों को बहुत पसंद आया और लोग उससे जुड़ने लगे। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये निबंध संग्रह हैं। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग्य संग्रह है। ये सब उल्लेखनीय हैं। इन्हीं में भोला राम का ताबीज़ भी था, जो मैंने उस दिन आपको पढ़कर सुनाया था। इनकी एक किताब भी यहाँ है, निबंध संग्रह, निबंधों की दुनिया नाम से, परसाई जी की, तो ये आपके विद्यालय में उपलब्ध है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। जो भारतीय समाज में, हमारे जीवन में जो पाखंड है, जो दिखावा है, हम होते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं अपने आप को। भ्रष्टाचार, जो हमारे आचरण में भ्रष्टता है, जो हम भ्रष्ट आचरण करते हैं, जो चारों तरफ फैला हुआ है, जो व्यवहार में जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वहीं अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है। अंतर्विरोध, अंतर्विरोध का मतलब हम करना कुछ चाहते हैं, करते कुछ हैं। हमारे कथनी और करनी में एक अंतर्विरोध होता है, दोनों समान नहीं होते हैं। बेईमानी आदि पर लिखे उनके जो व्यंग्य हैं, इन्होंने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। शोषण के विरुद्ध साहित्य कैसे आवाज़ उठा सकता है, यह इन्होंने बताया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सीधे हास्य के लिए ये नहीं लिखते थे, ये इन कुरीतियों, इन गलत रीति रिवाजों, इन गलत आचरणों के विरुद्ध एक आवाज़ इनकी रचनाएं उठाती हैं। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। कहने का अर्थ, इन्होंने जो लिखा सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर, जो दिखावा था, जो नकली बातें थी, उस पर इन्होंने जो लिखा वो एक नया मानक बना, एक नया स्टैंडर्ड तैयार किया इन्होंने अपने व्यंग्यों से। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। वो भाषा बोलचाल की ही प्रयोग में लाते हैं जो सामान्य लोग जैसे बातचीत करते हैं, लेकिन उसकी संरचना, उसकी बनावट इतनी अच्छी होती है कि वो मारक बन जाती है। कहने का मतलब वो चोट पहुंचाती है जहाँ वो
चोट करना चाहते हैं वहाँ वो चोट करती है। ये जो प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध है, इसमें प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। इस निबंध के माध्यम से उन्होंने प्रेमचंद के जीवन की सादगी को तो उभारा ही है, साथ ही साथ एक रचनाकार की जो अंतर्भेदी दृष्टि होती है, जो अंदर तक देखने की क्षमता होती है किसी को, उसको भी दर्शाया है और साथ ही आज जो दिखावे की प्रवृत्ति हमारे समाज में है उस पर व्यंग्य किया है। तो आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करें। आज कहते हैं लेखक कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। एक चित्र प्रेमचंद का उनके सामने टंगा हुआ है। पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियाँ उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। प्रेमचंद का जो चित्र इनके सामने है उसमें वो अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ये पंक्ति क्यों लिखी गई कि आज फ़ोटो खींचना कोई बड़ी बात नहीं रही। अब तो मोबाइल का ज़माना है, जिसको जहाँ मन होता है वहाँ 100-200 फ़ोटो खींच लेता है। लेकिन उस ज़माने में फ़ोटो खिंचवाना एक त्यौहार होता था, एक उत्सव होता था। फ़ोटो खिंचवाना एक काम होता था जिसके लिए बाकायदा योजना बनाई जाती थी, प्लानिंग की जाती थी कि फ़लाने मेले में चलेंगे या फ़लाने काम से बाज़ार चलेंगे तो वहाँ फ़ोटो भी खिंचवाएंगे, या सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी लोग तैयार होकर के बाज़ार जाते थे कि आज कुछ विशेष अवसर है तो आज फ़ोटो खिंचवाया जाए। तो ये एक काम होता था, ये एक अंग था सेलिब्रेशन का, उत्सव का, फ़ोटो खिंचवाना। किसी विशेष अवसर पर लोग फ़ोटो खिंचवाया करते थे। तो पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवाना उसी का एक अंग था कि आप भी अपने घरों में देखते होंगे पुरानी तस्वीरें जिसमें आपके दादाजी, आपके पिताजी की तस्वीरें होंगी पत्नी के साथ। तो वो एक विशेष रूप से तैयार वगैरह होकर लोग खिंचवाते थे। स्टूडियो में जाके उसके पीछे एक पर्दा होता था, वहाँ खड़े होने और बैठने की जगह होती थी, आईना होता था, कंघी होते थे जिससे लोग जाके बाल वगैरह ठीक करते थे, हल्का फुल्का मेकअप भी कर लेते थे और तब जाके वो फ़ोटो खिंचवाने जाते थे। कैमरामैन जो होता था स्टूडियो वाला, वो बताता था कि गर्दन को ऐसे रखिए, ऐसे रखिए। अलग अलग तरह की लाइटें जलाई जाती थी। और ये मैंने जो देखा है वो बता रहा हूँ। प्रेमचंद के समय में तो और कैमरा इतना एडवांस नहीं था, तो वो एक बड़ा सा हुआ करता था, बड़ी मशीन थी, तो उस समय के लिए और बड़ी बात थी। तो यहाँ इसीलिए लेखक ने चर्चा किया कि पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, मतलब वो उसी काम से उस स्टूडियो में गए होंगे। और अब उनका भेष क्या था, तो सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी थी। खादी की टोपियाँ उस समय लोग पहना करते थे, तो वो टोपी थी। कुर्ता और धोती पहने थे, कनपटी ऐसे चिपकी हुई थी और गालों की हड्डियाँ उभर आई थी, मतलब चेहरा उनका दुबला पतला था। लेकिन चेहरे पर जो घनी मूछें थी उसके कारण उनका चेहरा भरा भरा सा लगता था। तो दुबले पतले होने के बाद भी मूछों के चलते चेहरा भड़कदार लगता था, भरा भरा सा लगता था। पाँव में कैनवस के जूते हैं। कैनवस यानी जो तिरपाल जैसा कपड़ा होता है, मोटा कपड़ा जो होता है, कपड़े का जूता जो कहते हैं जिसको, तो वो कैनवस के जूते थे जिसके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बंद मतलब वो फीता जिससे जूता को बांधते हैं, लेस, वो बेतरतीब बंधे हैं, जैसे तैसे बांधे गए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। जूते का जो लेस होता है उसके छोर पर एक लोहे का कवर लगा होता है जिसके चलते वो नुकीला बन जाता है और आसानी से उसको आप छेदों में घुसा के निकाल सकते हैं। तो जब लापरवाही से उपयोग होता है तो वो टूट के बाहर निकल जाता है और फीते का जो मुंह है वो छितरा जाता है ऐसे, तो उसको फिर उस छेद में डालने में दिक्कत होती है, तो हड़बड़ी में उसको जैसे तैसे करके कस दिया जाता है। वो कितना बारीक वर्णन है, इसको आप देखिए, कितनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं पांव के जूते में बड़ा छेद हो गया है जिससे उंगली बाहर निकल आई है। इसको आप लोग बेहतर समझते होंगे,
आपके जूते में भी ऐसा होता है। आप में से कई लोग आते हैं जूते पहन के, जो उंगली एक बाहर निकली रहती है, आगे का नोक का हिस्सा फट जाता है और उंगली बाहर निकल आती है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। अब लेखक की दृष्टि उसी जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही कि फ़ोटो खिंचवाना एक उत्सव हुआ करता था, एक काम हुआ करता था, जिसके लिए लोग योजना बनाते थे, तैयारी करते थे। तो जो उनके पास सबसे बढ़िया कपड़ा होता था, जो सबसे बढ़िया जूते होते थे, टोपी, सब कुछ जो सबसे बढ़िया होता था, वही पहन के लोग फ़ोटो खिंचवाने जाते थे। तो यहाँ लेखक सोच रहे हैं कि जब इनकी फ़ोटो खिंचाने की पोशाक ऐसी है तो फिर बाकी क्या हाल होगा इनका। लेखक उनके फटे जूते को देखकर सोचे कि सबसे बेहतर इनके पास अगर ये है तो ख़राब कैसा होगा। लेकिन फिर लेखक के दिमाग में यह बात आती है कि नहीं, इस आदमी में के पास जो है सो यही है, यह दिखावे वाला आदमी नहीं है। इसके पास जैसी पोशाक है वैसे ही इसने पहना है, जैसा ये आम जीवन में जीता है वैसा ही फ़ोटो में भी खिंच जाता है, मतलब फ़ोटो खिंचाते समय भी वैसा ही पहनता है। नहीं तो लोग पहले शादी में जो कोट वगैरह सिलवाते थे, शेरवानी वगैरह, वो पहन के पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचाया करते थे, क्योंकि सबसे बढ़िया कपड़ा उनके पास वही होता था, जो एक ही सेट होता था। हर फंक्शन में, हर मौके पर वही कोट पहनी जाती थी शादी वाली, और वही जूता पहना जाता था, उसको फिर संभाल के रख दिया जाता था कि अब किसी की शादी वादी होगी, कोई फंक्शन होगा तो उसमें इसको फिर से पहनेंगे। तो लोग जवान से बूढ़े हो जाते थे वही कोट और जूता पहनते पहनते। ठीक है, तो यहाँ लेखक उसी आधार पर सोच रहे हैं कि सबसे बढ़िया कपड़ा इनका अगर ऐसा है तो फिर और कैसा होगा। लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं, इसके पास अलग अलग कपड़े नहीं हैं। कहने का अर्थ कि यह आदमी जैसा अंदर से है वैसा ही दिखता है, इसमें दिखावे की प्रवृत्ति नहीं है, या पोशाकें बदलने वाला नहीं है। का अर्थ हुआ कि यह समय के हिसाब से अपने आप को अलग नहीं दिखाते हैं, ये जैसे हैं हर जगह वैसे ही दिखते हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। अब ये अपने साहित्यिक पुरखे, यानी इनसे पहले के साहित्यकार प्रेमचंद थे, तो इसलिए ये उनको साहित्यिक पुरखे के से संबोधित कर रहे हैं कि मेरे साहित्यिक पुरखे, तुमको ये अंदाज़ा है कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है? और अगर आपको अंदाज़ा है तो आपको इसके लिए थोड़ी भी शर्मिंदगी नहीं है कि मेरा जूता फटा हो। तो एक संकोच, एक झेप आ जाता है आदमी के चेहरे पर। अगर आप गलती से कोई फटा शर्ट पहन के चले आते हैं तो आपको जितनी देर आप रहेंगे बाहर, उतनी देर आपको एक झेप महसूस होती रहेगी कि मेरा फटा हुआ है, कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। नहीं, तो वो नहीं था, इनके चेहरे पर एक बेपरवाह मुस्कान थी। इनको ये कह रहे हैं कि आपको ये नहीं पता कि धोती को थोड़ा नीचे खींच देते तो वो उंगली ढक जाती, उसको छुपाया जा सकता था। जैसे अगर पैंट पहना हुआ है उसमें कोई खरोंच लग जाए तो शर्ट बाहर निकाल के उसको लोग ढक लेते हैं। तो वैसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जूता फटा है तो फटा है, धोती को थोड़ा नीचे खींच देते, वो ढक जाता। फ़ोटो खिंचाते समय तो ढका ही जा सकता था थोड़ी देर के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और चेहरे पर बड़ी बेपरवाही सी मुस्कान है, विश्वास है, मतलब कोई लग नहीं रहा है कि उनको किसी बात की चिंता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें दिखावे की प्रवृत्ति थी ही नहीं, वो जैसे थे वैसे ही दिखते थे। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। फोटोग्राफर जो पहले फ़ोटो खींचते थे तो एक कैमरा होता था बड़ा सा, उसमें एक कपड़ा लगा होता था, उसके अंदर सर घुसाते थे फोटोग्राफर, फिर देख के बोलते थे रेडी प्लीज़, मतलब अब आप रेडी हो जाइए, मतलब मुस्कुरा दीजिए। आप चेहरे पर जो बेस्ट एक्सप्रेशन ला सकते हैं, सबसे बेहतरीन भाव जो आप चेहरे पर ला सकते हैं, वैसा ले आइए, अब मैं खींचने वाला हूँ। तो ऐसा जब उसने कहा होगा तो तुमने मुस्कुराने की कोशिश की होगी। लेखक कह रहे हैं कि आपने मुस्कुराने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं में जो उनके मन में जो कई तरह के कष्ट रहे होंगे, कई तरह की चिंताएं रही होंगी। लेखक थे, साहित्यकार थे, तो उनको अनेक चिंताएं रही होंगी।
समाज की, संसार की, देश की अनेक तरह की चिंताएं रही होगी, जिसमें उनका मुस्कान कहीं नीचे दबा हुआ रहा होगा। उसी को उन्होंने कुएं का संज्ञा दिया कि दर्द के गहरे कुएं के तल में पड़े मुस्कान को तुम फोटो खिंचवाने के लिए खींच कर ऊपर ला रहे होगे, कोशिश कर रहे होगे लाने का, कि उसी बीच में क्लिक की आवाज़ आई होगी, जो क्लिक करते हैं कैमरा को, और फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। पहले रेडी प्लीज कहता था और फिर खींचने के बाद थैंक यू बोलता था फोटोग्राफर। तो ये प्रक्रिया इस बीच हो गई होगी, तुम्हारी मुस्कान पूरी तरह से ऊपर आ नहीं पाई, इसी बीच में उसने खींच लिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। अब जो वो आधी अधूरी मुस्कान उनके चेहरे तक आ पाई थी, उसके बारे में लेखक कह रहे हैं कि ये विचित्र है, इसमें यह मुस्कान नहीं, उपहास है, व्यंग्य है। यह उस दिखावे के ऊपर का उपहास कर रहे हैं कि देखो मैं किस स्थिति में हूँ, और ज़बरदस्ती मुस्कुराने के लिए कह रहा है। यानी यह दिखावे की प्रवृत्ति, मतलब मुस्कुराना ज़रूरी है फ़ोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि वह फ़ोटो दूसरे देखेंगे, तो उसमें चेहरे पर वो भाव लाना है जो सबसे बेहतर होता है, सबसे बढ़िया होता है, भले मन में कुछ भी चल रहा हो। तो इसका मानो उपहास उड़ा रहे हैं प्रेमचंद, मानो उस पर व्यंग्य कर रहे हैं, उस दिखावे की प्रवृत्ति पर। यह प्रेमचंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि हरिशंकर परसाई उसको इस रूप में देख रहे हैं। इनकी अपनी जो विवेचना करने की क्षमता थी, किसी चीज़ का वर्णन करने की क्षमता, वो यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये किस महीनी से, किस बारीकी से उसकी विवेचना कर रहे हैं। आगे कहते हैं, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। अब उनके उपहास की विवेचना कर रहे हैं कि यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटा जूता पहने हैं, जिसको देखकर लोग हंस सकते हैं, और दूसरों पर हंस भी रहा है, दूसरों के दिखावे की प्रवृत्ति पर हंस भी, अपनी कमी को देख नहीं रहा है, दूसरों के की बुराई ढूंढ रहा है उसी में, कि दूसरे दिखावा कर रहे हैं और खुद फटा जूता पहने हैं। मतलब ये एक व्यंग्य है, कहने यहाँ बुराई नहीं कर रहे हैं लेखक प्रेमचंद जी, यहाँ उनकी उस महानता का एक तरह से वर्णन कर रहे हैं कि जो स्वयं भी सादा जीवन जीते थे और दूसरों से भी अपेक्षा रखते थे कि वो भी दिखावा ना करें, सादा जीवन जिए। लेकिन यहाँ तो हो कुछ और रहा था। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते, नहीं था जूता बढ़िया तो वेट करते कि एक जूता खरीद लेते हैं। फिर चूँकि प्रेमचंद ऐसा नहीं था कि बड़े गरीब आदमी थे, प्रेमचंद ठीक ठाक संपन्न आदमी थे। उस ज़माने में जितनी किताबें उन्होंने लिखी और उनकी जो प्रसिद्धि थी, तो उसकी अच्छी खासी उनको रॉयल्टी मिलती होगी, उस किताबों के बदले जो रकम मिलती होगी उसके बिक्री से, वो अच्छी खासी रही होगी। प्रेमचंद उस समय के सफलतम लेखकों में से एक थे। तो ऐसा नहीं था कि वो बड़े गरीब थे, लेकिन वो ज़रूरत नहीं समझते थे दिखावे की, इसलिए उन्होंने नहीं खरीदा होगा। प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है कि एक बार कोई मिलने आए उनसे, बड़े आदमी, तो वो खेत में बनियान पहन के कुछ घास वगैरह निकाल रहे थे अपने बगीचे में। तो वो आया तो उसने समझा कि कोई माली वगैरह होगा। उसने कहा कि भाई ज़रा जाकर अंदर बोल दो मुंशी जी से कि मिलने आए हैं, अपना नाम बताया कि फलाने मिलने आए हैं। तो प्रेमचंद उठे, घर के अंदर गए और अंदर जाकर उन्होंने हाथ वाथ धोया, कुर्ता पहन लिया और बाहर आ गए। बोले जी बोलिए, मैं ही प्रेमचंद हूँ। तो वो जो व्यक्ति थे वो बड़े शर्मिंदा हुए। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जब जो काम कर रहा था आपने उस हिसाब से पहचाना, आपने मेरा आकलन मेरे काम के हिसाब से किया। आपने मुझे देखा माली का काम करते हुए तो आपने मुझे माली समझा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब मैंने कुर्ता वगैरह पहन लिया तो मैं लेखक बन गया। अब आप बोलिए प्रेमचंद जी से जो बात कहना चाहते हैं। तो ऐसे प्रेमचंद थे। तो लेखक कह रहे हैं कि फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता है? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे। हो सकता है उनका मन नहीं रहा हो खिंचाने का, उनको वो ज़रूरत ही नहीं लगती हो, लेकिन पत्नी ने जोर दिया होगा तो अच्छा चलो भाई खिंचा लेते हैं। लेकिन अपनी तरफ से कोई विशेष उसमें उन्होंने प्रयत्न किया नहीं कि मैं ज़्यादा सुंदर दिखूं या मैं अच्छा दिखूं, ऐसा कुछ किया नहीं। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है।
अब लेखक कह रहे हैं कि ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि इस आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता नहीं है। यानी ये भी एक व्यंग्य है समाज पर जो दिखावे को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। तो ये उस पर आश्चर्य कर रहे हैं कि फ़ोटो खिंचाने के लिए उनके पास अच्छा जूता नहीं है, यानी ये बहुत कष्ट में थे। तो उस पर मैं रो देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी यह तीखी व्यंग्य जो मुस्कान के रूप में व्यंग्य है, उसको देखकर मैं रुक जाता हूँ, रोता नहीं हूँ कि उपहास कर रहे हैं दिखावे वालों पर। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग ही लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। कहने का अर्थ कि लोग, अब यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि लोग दिखावे को कितना ज़्यादा महत्व देते हैं। बीवी तक मांग लेते हैं, अपनी नहीं है तो किसी के साथ खड़े होकर खिंचवा लिया। कहने का जो भाव है वो यही है कि किसी भी हद तक लोग दिखावे के लिए चले जाते हैं। एक आदमी का कोट पहनकर लोग वर दिखाई में चले जाते हैं, जो वर को देखना होता है या शादी वगैरह का जो फंक्शन होता है। पहले तो दूल्हे भी एक शेरवानी गांव में कोई सिलवाता था तो उससे कितनी शादियां हो जाती थी। तो लोग तो मांग कर कोट पहन लेते हैं और वर दिखाई में चले जाते हैं। किसी की गाड़ी मांग ली और बारात चले गए उससे, ताकि लगे कि ये बड़े लोग हैं। तुमसे जूता मांगते नहीं बना, कैसे आदमी हो भाई। इसका मतलब तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते, यानी तुम दिखावे का महत्व नहीं जानते। यहाँ फ़ोटो दिखावे का प्रतीक है कि मैं अपना फ़ोटो खिंचवा के दीवार पर टांगूंगा, एक अच्छी स्थिति का फ़ोटो जिसको देखकर लोग मुझे अच्छा ही समझेंगे। तो तुम इसका महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो दिखाते हैं जैसे कि फ़ोटो में से भी खुशबू आएगी। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी सुगंध देती है। कहने का अर्थ कि आदमी कैसा भी हो, वो ऐसे खड़े होके, जैसे मैं अपनी तोन वोन खींच लेता हूँ अंदर और फ़ोटो खिंचवा लेता हूँ ताकि मैं एकदम स्लिम दिखूँ, तो वो क्या है, वो ऐसा ही है कि मैं जैसा हूँ वैसा नहीं दिखना चाहता हूँ। मैं चाहे कैसा भी हूँ, मैं इतने दूर का ही फ़ोटो अपना दिखाऊंगा, पता ही नहीं चले कि नीचे की स्थिति क्या है। तो यही कह रहे हैं कि गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो सुगंध देती है, अर्थात उसकी फ़ोटो अच्छी होती है, वो बनवा लेता है उसको अच्छा। भले ही वो कैसा भी व्यक्ति रहे, उसका आचरण कैसा भी रहे, उसका व्यवहार कैसा भी रहे, उसके गुण कैसे भी रहे, लेकिन वो अपनी फ़ोटो अच्छी खिंचवाता है ताकि उसको दिखा सके। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। यहाँ टोपी और जूते की बात हो रही है, इस पर सोचिएगा आप लोग। टोपी सम्मान का प्रतीक है, जूता ठोकर का प्रतीक है। तो आप इस नज़रिए से इसको सोचिएगा। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, एक दिन में ज़्यादा पढ़ने से फिर समझने में दिक्कत होगी, तो हम लोग यहाँ से कल पढ़ेंगे। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम के ना मिलते थे। यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप लोग पाठ को पढ़िएगा, कई बार पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।